ये 2 मार्च 2026 की बात है। मशरक़ वुस्ता में आग लगी हुई थी। ये जंग का सिर्फ तीसरा दिन था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। सुबह जब लोग जागते तो उनके जहन में एक ही डर होता, आज कौन सा शहर निशाना बनेगा? क्या आज हम जिंदा बच पाएंगे? माएं खौफ से अपने बच्चों को सीने से लगा लेते हैं और बाप खिड़कियों के पास खड़े होकर दूर उठते धुएं को खामोशी से देखते रहते। ये तबाही सिर्फ 2 दिन पहले शुरू हुई थी, जब अमरीकी और इजरायली जहाजों ने ईरान पर हमला किया। ईरान के सबसे बड़े लीडर मारे जा चुके थे। फौज को गहरा धचका लगा था, लेकिन ईरान ने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे दिन उसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया। अब जरा तसव्वुर करो, सुबह के इब्तदाई लम्हात, जब तेहरान का ज्यादातर हिस्सा अभी नींद में डूबा हुआ था, अचानक एक जोरदार धमाका ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ईरान के सरकारी टीवी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। वो इमारत जो दहाइयों से लाखों घरों तक खबरें पहुंचा रही थी, एक ही लम्हे में मिट्टी का ढेर बन गई। और उसी के साथ पूरे ईरान में स्क्रीनें बंद हो गईं। न कोई खबर, न कोई सिग्नल, बस खामोशी। घरों में बैठे आम ईरानी खानदानों के लिए ये खामोशी खौफनाक थी, क्योंकि जंग के दौरान जब टीवी बंद हो जाए तो आपको कुछ मालूम नहीं होता, न ये कि क्या हो रहा है, न ये कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये सुबह का वाहिद हमला नहीं था। इसराइल ने ईरान की पार्लियामेंट को भी निशाना बनाया, और फिर एक ऐसा लम्हा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बमबार तैयारों ने उस हॉल पर हमला किया जहां ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का इजलास जारी था। दोस्तों, यहाँ एक बात समझने वाली है। सिर्फ 2 दिन पहले 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर एक मुश्तरका अमरीकी और इजरायली फजाई हमले में मारे गए थे। और ईरान में ये कोई ऐसी चीज नहीं जो रातों रात बदल दी जाए। एक नया लीडर मुंतखब करना पड़ता है, और पूरे निजाम में सिर्फ एक ही इदारा है जिसे ये इख्तियार हासिल है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। मजहबी स्कॉलर्स की एक ताकतवर काउंसिल, वाहिद इदारा जो आईनी तौर पर अगले सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर सकता है। वो जमा हुए थे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने के, और फिर उन पर हमला हो गया। ऐन इजलास के दौरान इसराइल का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, हम सिर्फ तुम्हारी फौज को निशाना नहीं बना रहे, हम तुम्हारी हुकूमत चलाने की सलाहियत को भी खत्म कर रहे हैं, तुम्हारी दोबारा खड़े होने की ताकत को भी। ये एक जुर्रतमंदाना और बेरहम कदम था, और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी। लेकिन ईरान खामोश नहीं बैठा था। अपने शहरों पर हमलों के बावजूद ईरान मिसाइल दाग रहा था, एक के बाद एक, मुसलसल। तीसरे दिन के इख्तिताम तक ईरान इसराइल की तरफ 24 अलग हमले कर चुका था। सिर्फ 2 दिनों में मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा हमलों की लहरें आ चुकी थीं। सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन मशरक़ वुस्ता के आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ को रोका गया। इसराइल के दिफाई निजाम ने रात के आसमान को आतशबाजी की तरह रोशन कर दिया। तेज रोशनी की चमकें जब मिसाइल फजा में ही तबाह किए गए, लेकिन सब नहीं। एक रॉकेट दिफाई निजाम को चीरता हुआ निकल गया। ये तल अबीब के मशरक में वाक़े रमादगान के एक रिहायशी इलाके में जा गिरा। घरों को नुकसान पहुंचा, खानदान सड़कों पर निकल आए, और एक बार फिर इस जंग की इंसानी कीमत को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। क्योंकि जंगें सिर्फ स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर नहीं होती, ये आम लोग होते हैं। वो लोग जो अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसी आग में फंस जाते हैं जो उनकी अपनी नहीं होती। और ये सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहा। ईरान ने उस दिन पूरे खत्ते की तरफ तवज्जो मोड़ दी। एक कामिकाज़े ड्रोन सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सफारतखाने के करीब गिरा। एक और ड्रोन शुमाली इराक के शहर अरबील के करीब एक फौजी अड्डे से टकराया। ओमान में एक बंदरगाह पर ईंधन के टैंकों में आग लग गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों में भी हमलों की इत्तलात आई। ईरान की हिकमत अमली सादा थी, सस्ते कामिकाज़े ड्रोन भेजो ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को मसरूफ रखा जाए और वो महंगे इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल करें। फिर मिसाइलों की लहरें छोड़ दो ताकि दिफाई निजाम के लिए सब कुछ रोकना मुश्किल हो जाए। खलीज का हर मुल्क खौफ में मुब्तला था। हुकूमतें अपने शहरियों को घरों में रहने का कह रही थीं। एयरलाइंस परवाजें मंसूख कर रही थीं। वो हवाई अड्डे जो हमेशा मसरूफ रहते थे अब खामोश हो चुके थे। और समंदर में भी हालात मुख्तलिफ नहीं थे। एक अमरीकी ऑयल टैंकर स्टेना इम्पेरेटिव बहरीन की बंदरगाह में ईरानी हमले का निशाना बना। जहाज में आग लग गई, अमला समंदर में कूद गया और उन्हें बचा लिया गया। कोई हलाकत नहीं हुई, लेकिन पैगाम वाज़ेह था, अब समंदर भी महफूज नहीं रहा। आबनाए हुरम्स, वो तंग रास्ता जहां से दुनिया का तकरीबन 5वां हिस्सा तेल गुजरता है, खामोश हो चुका था। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर उसे बंद करने का ऐलान नहीं किया था, कोई बयान नहीं दिया गया था, लेकिन जहाजों ने चलना बंद कर दिया था। इशारे काफी थे। खामोशी से बगैर कुछ कहे ईरान ने दुनिया के अहम तरीन समंदरी रास्तों में से एक को बंद कर दिया था। जहाज वापस मुड़ रहे थे, तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, और हजारों मील दूर बैठे लोग जिन्होंने शायद कभी आबनाए हुर्म्स का नाम भी ना सुना हो, वो भी उसका असर अपने पेट्रोल पंप पर महसूस कर रहे थे। वॉशिंगटन में
अमरीकी हुकूमत ने सूरत हाल को बाज़ाब्ता शक्ल देना शुरू कर दी। सदर ट्रंप ने कांग्रेस को जंग का नोटिस भेजा और अमेरिका को मुकम्मल जंगी हालत में डाल दिया। और वजीर खारजा रूबियो ने मीडिया के सामने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा, सबसे सख्त हमले अभी बाकी हैं। और ट्रंप ने कैमरों के सामने कहा, असल तूफान अभी आना बाकी है। जंग को सिर्फ 3 दिन हुए थे और उसे लड़ने वाले खुद कह रहे थे कि ये और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। इसी दौरान एक नया मुहाज खुल गया। शुमाल से लिबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसाना शुरू कर दी। वो बाज़ाब्ता तौर पर जंग में शामिल हो चुका था। शिमाली इसराइल के शहरों पर रॉकेट गिरे। एक छोटे गांव में एक घर बराह रास्त निशाना बना। इसराइल ने जवाब में लुबनान के अंदर गहरे फजाई हमले किए। दर्जनों देहात के लिए इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए कहा गया। सिर्फ 3 दिनों में ये जंग तीसरे मुल्क तक फैल चुकी थी और उन सब के दरमियान धुआं, मिसाइल और गिरती इमारतें। आम लोग बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। तेहरान में खानदान तहखानों में बैठे ऊपर होने वाले धमाकों को सुनते, आवाजों के दरमियान वक्फा गिनते। लेकिन जंग सुस्त नहीं हो रही थी, ये तो अभी शुरू हुई थी। दोस्तों, तीसरा दिन सिर्फ आगाज था। चौथा दिन असल तूफान लेकर आने वाला था। सब्सक्राइब करें और मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या हुआ।